औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, ख़बर की ख़बर ये है कि शहर कराची में हैवी ट्रैफिक इस कदर आज़ाद हो चुका है कि वो 24 घंटे सड़कों पर नज़र आता है और सड़कों पर दनदनाते डंपर्स इस वक्त मौत बांट रहे हैं। 24 घंटे हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दनदनाता फिर रहा है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियों को मुकम्मल तौर पर बिखेर कर रख दिया है। पूरी दुनिया में जहां ट्रैफिक पुलिस अगर सड़क पर मौजूद हो तो वहां ये एहसास होता है कि पुलिस रोड पर ट्रैफिक की रवानी और कानून पर अमल दरामद पर करवाती भी नज़र आएगी और इसमें मसरूफ़ होगी। मगर अगर पाकिस्तान के शहर कराची की बात करें, जो कि मुल्क का तिजारती हब है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसी कोई हकीकत दिखाई नहीं देती, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देता है। अगर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है तो आप देखेंगे वो अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ़ दिखाई देती है और दनदनाते डंपर जो है वो मौत बांट रहे हैं। अगर सिर्फ हम आज की बात करें तो आज भी जो है इन डंपर्स ने 3 जिंदगियां छीन ली हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर 2 ट्रैफिक हादसा हुए और 2 अमवात रिपोर्ट हुई, 4 अफराद ज़ख्मी हुए। एक और हादसा हुआ है, उसमें भी जो है 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और अगर कराची में रवसाल की रिपोर्ट की बात की जाए, जो हादसात की रिपोर्ट आई है, उसमें अब तक शहर में 500 से ज़ायद अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 7,950 अफराद इन ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। मरने वाले 57% मोटरसाइकिल सवार हैं। वक्त का सितम यह है कि शायद अब सबको 4 व्हील गाड़ी में घूमना पड़ेगा, सबको डंपर या बसेस में सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक चलाने वाले अफराद की कोई वक़्त नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है कि वो सड़क पर घूम सके। सबसे ज़्यादा अगर हम सिर्फ बात करें मोटरसाइकिल सवारों की, तो ये जो हादसात हुए हैं, अगर इससे इसकी शरह की बात करें तो 57% मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो जानों से हाथ धो बैठे हैं और ज़ख्मी हुए हैं। 500 से ज़ायद जो है वो हादसात रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे हादसात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं। 24 घंटे सड़कों पर हैवी ट्रैफिक है, ऑयल टैंकर्स दिखाई देते हैं, वाटर टैंकर्स दिखाई देते हैं। और अगर साथ ही साथ हम डंपर्स की बात करें तो डंपर्स को तो खुली छूट दे दी जाती है और बेजा चालानों पर डंपर्स के शहर में दाखिले पर ट्रांसपोर्टर्स ने 24 दिसंबर तक अपने मुतालबात तस्लीम करने का जो है वो इंदिया दे दिया है और हड़ताल करने की भी धमकी दे दी है। ये भी एक सितम है। इसी पर मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। इस वक्त हमें एमक्यू पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली ताह अहमद साहब ने प्रोग्राम में ऑन कॉल ज्वाइन किया है। ताह अहमद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ताह अहमद साहब, आज भी 3 जिंदगियां इन डंपर्स ने छीन ली है। बेलगाम हैवी ट्रैफिक है जिसे लगाम डालने वाला कोई नहीं है। हैवी ट्रैफिक, आपकी नज़र में इसको लगाम डालने वाला कौन सा इदारा है? किस मुताल्लिका इदारे की जिम्मेदारी बनती है ये? बिस्मिल्लाह मान रही। सबसे पहले आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे पता चला, दीगर टीवी चैनल्स पे भी मैंने देखा कि आज भी 3 अफराद की जानें जो हैं वो इन डंपर्स की वजह से 3 अफराद शहीद हुए हैं। ये एक रोज का मामूल बन गया है। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है और ऐसा लगता है कि इनको लगाम डालने वाली हुकूमत जो है वो इनके साथ पार्टनर इन क्राइम बन चुकी है। आप मुझे बताएं कि कैसे इन लोगों की हिम्मत होती है कि जो इनका टाइम नहीं है उसमें डंपर सड़कों पे लाने की। कहाँ है पुलिस, कहाँ है दीगर इदारे, कहाँ है ट्रैफिक मैनेजमेंट, कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने वाले इदारे, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है हुकूमत को इम्प्लीमेंट कराने वाले लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो इनको ना रोकती और ये दंदनाते कत्ल करते हुए दिन दहाड़े लोगों के घूम रहे हैं। चंद पैसों की खातिर, चंद छोटी सी रिश्वत की खातिर जो कलेक्टिवली बहुत बड़ी बन जाती है, इन लोगों को हर तरह की इजाजत दे दी जाती है। ओवर स्पीडिंग ये लोग करते हैं, इनको पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि हर चीज फॉर सेल है। तो जब किसी को भी ये फीलिंग आ जाए कि वो अनटचेबल है और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और हुकूमत जो है वो क्राइम रोकने के बजाय पार्टनर इन क्राइम बन चुकी है, तो फिर जाहिर है वो ऐसा ही करेगा जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अगर आप दीगर इदारे भी देखें तो एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरीके से अजीरन कर दी गई है, उसको पीने का साफ पानी नहीं, गंदा पानी भी नहीं है, साफ की क्या बात करें। दूसरी बात, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, जितने भी इदारे जो कि
सिंध हुकूमत ने जबरदस्ती अपने पास ले लिए, जो कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, जो कि मेयर थे, वो तमाम इदारे जो इन्होंने अपने पास ले लिए जिससे एक आम आदमी की जिंदगी इफेक्ट होती है, उन तमाम इदारों की कारकर्दगी आपके सामने है। चाहे वो रेस्क्यू 1112 का इदारा हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा हो, चाहे वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी एक इदारा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं कहूँगा कि अच्छी तरह तो दूर की बात है, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, फंक्शन ही नहीं कर रहा। वाटर बोर्ड आपके सामने, हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, टैंकर से जितना पानी चाहे मंगवा ले इंसान, घरों में पानी नहीं आ रहा, सेवेज का पानी घरों से जा नहीं रहा, पीने का पानी घरों में आ नहीं रहा। तो ये एक टोटल फेलियर का निज़ाम है और ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि सिंध हुकूमत जो पिछले 15 साल से अनइंटरप्टेड इस सूबे में हुकूमत में है, सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है। 15 साल में ना एक मॉडल यूसी बनाई, ना एक मॉडल शहर बनाया, ना एक मॉडल टाउन बनाया, ना एक मॉडल गली बनाई, ना एक मॉडल मोहल्ला बनाया। अच्छा, ताहा अहमद साहब, हम ट्रैफिक हादसात की बात कर रहे थे, आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे बिल्कुल ये जो तमाम इशूज़ हैं उनको भी, लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि 700 से ज़ायद अंबार ट्रैफिक हादसात में रिपोर्ट हुई हैं और मरने वाले जो जाबाक होने वाले जो हैं वो 57% मोटरसाइकिल सवार थे। तो एक नित नया बयान भी आया था अरबाब इख्तियार की जानिब से कि डंपर से बाइक सवार जो हैं वो हट के मोटरसाइकिल चलाएं। तो क्या लगेगा, क्या बाइक वाले जो है वो सफर करना छोड़ दें? सारी बातें आपसे की ना, वो इन टोटलिटी देखने की जरूरत है कि ये मसला इंसानी जान का है। अगर कोई डंपर से बच के चलाएगा तो उसे स्नैचर गोली मार देगा। और इन सब चीजों की बुनियादी वजह यह है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून जिनका काम है कानून का निफाज, जिनका काम है कानून को नाफिज कराना, वो लोग सीरियस ही नहीं है, उनकी कोई विल ही नहीं है। आप मुझे बताएं, इस शहर में उनका वोट बैंक ही नहीं है। जहां उनका वोट बैंक है आप वहां जाके उन शहरों के हाल देखें तो हम कानों को हाथ लगाएं। तो ये तो एक नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं जिनको हुकूमत मिल गई है, पिछले 15 साल से अनइंटरप्टेड मिली जा रही है। और शहरों की हालत अगर आप देखें, गाँवों की हालत देखें, देहातों की हालत देखें, तो थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स डिटोरिएशन। तो ठीक है, उसी तर्ज पे जो है इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को भी तरक्की देनी है सर। देखें, इस शहर की अगर हम बात करें तो ये शहर जब एमक्यूएम के पास था, जब हमारे पास यहाँ का बल्दियाती निजाम था, तो पसंद करता हो ना पसंद करता हो, हमसे इत्तेफाक करता हो या हमसे इख्तलाफ करता हो, तमाम ही लोग इस शहर में होने वाले काम की तारीफ करते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी कोर्ट हेयरिंग में भी शहर के होने वाले कामों को कोट किया जो एमक्यूएम के दौर में हुए। दुनिया भर के जो इंटरनेशनल इदारे थे वो बता रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची दुनिया में तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे था। और आज अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें और दीगर इदारों की रिपोर्ट देखें तो ये नॉन लिवेबल सिटीज में टॉप 5 शहरों में आता है जो रहने के काबिल नहीं है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो भी डिटोरिएट हुआ है। हमें इस बात को सीरियसली समझने की जरूरत है कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। अब लोगों का ट्रस्ट इन पे से खत्म हो चुका है, सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है। एमक्यूएम पाकिस्तान इनके खिलाफ अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेगी। ठीक है ताहा अहमद साहब, आपका कीमती मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाजरीन, सिंध पुलिस ने सूबे में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए अपनी कमर भी कस ली है और ट्रैफिक से मुतालिक आगाही मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है। देखना ही होगा ये जितनी भी मुहिमात शुरू होती हैं ये किस कदर मौसर होंगी, किस कदर इक़दामात होंगे और शहरियों की ज़िंदगी जो है वो बचाई जाएगी और मोटरसाइकिल सवारों को ख़ास तौर पर उनके ऊपर कोई नज़र करम किया जाएगा, कोई कवानीन बनाए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हैवी ट्रैफिक के हवाले से जो कि 24 घंटे ही कराची की अहम मरकज़ी शहरों पर दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर शहर की बात की जाए, शहर के तुलो अर्ज़ की बात की जाए तो यहाँ पर बेपनाह इस वक्त मसाइल हैं जिनमें ये शहर घिरा हुआ है, जिसके अंदर
पानी का मसला है, सीवरेज का पानी बह रहा है, रोड कटिंग जारी है और पेच वर्क भी जो है वो कर दिया गया है, लेकिन जो है वो शहर के मसाइल कम नहीं हो रहे, कचरे के मसाइल हैं और रोशनियों का शहर जो है वो इस वक्त कचरे का ढेर बन चुका है। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं इब्राहिम हैदरी टाउन के, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब। आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, शहर में बेपनाह मसाइल हैं और इस वक्त जो है आप और आपका टाउन जो है वो भी किसी न किसी तरीके से अपने टाउन की आवाम को और अपने टाउन के वासियों को फैसिलिटेट और अकोमोडेट कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं मजमूई मसाइल शहर कराची के? मेहरबानी भाईजान। अभी ऐसा है कि कराची के अंदर जिन्होंने पहले कराची चलाया उसका भी आप मुआवजा करें। उसके बाद इस वक्त जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कराची हम सबका, उसके बाद टाउन आए तो हमने उस वक्त भी ये ज़बान दी थी कि हम कभी भी अपने मसाइल जो हैं उसका ये नहीं बताएं कि हमारे पास वसाइल कम है तो मसाइल नहीं हल हो सकते। तो हम उससे कराची बेहतर हुआ है। खास करके मैं इब्राहिम हैदरी टाउन का जिक्र करूंगा कि इब्राहिम हैदरी टाउन में एक दो बार मीडिया का विजिट भी हुआ था। हमने सेवरेज और पानी को लाइनें जो है ना उनको ठीक किया है और कचरे के लिए हमने स्पेशल इस वक्त सिंध सोलट वेस्ट जो है वो इब्राहिम हैदरी में नहीं था। इसके बावजूद हमने कवर किया और बेहतर कराची पहले से जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है कराची की और कराची की आबादी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने जो हमें K4 जैसे मंसूबे दिए हैं। अच्छा नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, आपको एक पसमानदा सा इलाका मिला है और रकबे के लिहाज से जो इब्राहिम हैदरी टाउन जो है बहुत बड़ा है और अपनी एक तारीख़ी अहमियत भी रखता है। तो क्या लगता है जब मसाइल हल करने की जानिब आगे बढ़ते हैं और वसाइल की कमी होती है तो मुताल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से जो है उस तरीके से वसाइल फराहम किए जाते हैं जितनी वहाँ पर नीड होती है? हाँ, एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है कि जितने जरूरत है उतने तो नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जांपल जो वाटर बोर्ड है वो वाटर बोर्ड तमाम टाउनों में काम कर रहा है। इब्राहिम हैदरी टाउन में वाटर बोर्ड उस हिसाब से इसलिए कि दही था तो दही में अब तक वो वाटर बोर्ड उस निज़ाम को पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि बाकी कराची में अपना पानी और सेवरेज पे कर रहा है। इसके बावजूद ये जो इब्राहिम हैदरी टाउन है मतलब आपकी शिकायत ये कि वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो इब्राहिम हैदरी टाउन के साथ और वहाँ के चेयरमैन के साथ उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे जिस तरीके से बाकी दीगर टाउन्स के साथ कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा। उसका ये कह रहा हूँ कि जब रूरल और अर्बन था उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा था ना, तो उस तरीके से रूरल में वाटर बोर्ड बहुत कम था और सिस्टम नहीं था। अब टाउन बने हैं तो अब तक वो उस हिसाब से वो काम नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड की वो सपोर्ट नहीं मिल रही कुछ पुरानी रुकावटों की वजह से। इसके बावजूद एमडी वाटर बोर्ड से मेरी मीटिंग हुई, वो उम्मीद उन्होंने दिखाई है कि हम जो है ना बेहतर करेंगे और उसमें शायद कोई बेहतरी आ जाए। अच्छा नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, ये एक कहा जाता है कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो आवाम के सबसे करीब होते हैं। तो जब आप अपने हलके में निकलते हैं, विज़िट करते हैं और रोज़ की बुनियाद पर जिस तरीके से आप मुलाकातें करते होंगे तो इस तरीके से तो आपके पास भी शिकायतों के अंबार होते होंगे, तो किस तरीके से तसल्ली देते हैं वहाँ के अहलियान को? मैं सच्ची बात करने वाला बंदा हूँ। मैं जब आया था तो मेरे टाउन के अंदर रात को 12 बजे तक मुझे व्हाट्सएप आते थे कि यहाँ मैनोल फटे हुए हैं, यहाँ ये वाटर की लाइन फटी हुई है और गटर उबल रहे थे। इस तरीके से चलता था। मैंने फिर मैनेज किया। मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो डिस्पोजल पे किया और उसमें डिस्पोजल को ठीक करवाया और बड़े बड़े नालों में काम किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कवर कर लिया है। मेरा ये हमारा जो टाउन है सबसे बड़ा है कराची में। दूसरा ये 3 हिस्सों पे बटा हुआ है। एक साहिली पट्टी है उसमें जो साहिली बेल्ट है वो उसमें उसकी 4 यूसियाँ हैं इस टाउन में और फिर शहरी की 4 यूसियाँ हैं इसमें। फिर दही जो दूसरा इधर शाह लतीफ और इसकी तरफ नेशनल हाईवे की तरफ
ये भी इसमें तीसरा हिस्सा है। तो इसको 3 बड़े रोड लगते हैं, एक नेशनल हाईवे, एक मेरान हाईवे, एक कोस्टल हाईवे। तो इनकी अलग अलग सोच है लोगों की। वो जो फिशरी डिपार्टमेंट से और हमारे जो माहीगीर हैं वो एक पट्टी में रहते हैं, शहर के लोग दूसरी पट्टी में रहते हैं, और दही जो जिसको दही कहें वो। तो इन लोगों की अलग अलग डिमांड है, तो इनको अलग अलग डिमांड पे उन इन हिसाब से हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, माहीगीरों के मसाइल के हवाले से भी आपको ख़ासा मुतारिक देखा, और जब किश्ती जिस वक्त डूबी थी आज से कुछ दिनों पहले या कुछ माह पहले, तो उस तरीके से जिस तरीके से आपने अकोमोडेट किया, फैसिलिटेट किया, उनके फ़लाह बहबूद के लिए काम किया, ये सब चीज़ें लायक तहसीन है। लेकिन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं पूरे शहर भर में, आपको लगता है उस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं जिस तरीके से इससे पहले की माजी की जो बल्दियाती सेटअप्स थे उन लोगों ने डिलीवर किया? मैं समझता हूँ कि माजी के वक्त से और आज के इसमें फ़र्क ये है कि जो अभी के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और टाउन बने, तो पहले से तो बेहतर हैं, बहुत बेहतर मेरे हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये होता है कि कुछ दोस्त वो होते हैं कि जिनको शायद इस फील्ड का तजुर्बा कम होता है। जब वो थोड़ा सा तैयार होते हैं, 1 साल 6 महीने चलते हैं, तो फिर ज्यादा उसको तजुर्बा भी हासिल हो जाता है। फिर ब्यूरोक्रेसी से चलना या ये चीजें बहुत सारी आती हैं जिसमें वो देर से वो स्टार्ट लेते हैं। ये जरूर फर्क आया है कुछ जगहों पे, लेकिन ओवरऑल मेरा ये था कि मैं शुरू से एक फील्ड में था, और क्योंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन सिस्टम से था और मेरा ये फील्ड रहा है, तो मैं आते ही इन चीजों को काबू किया। फर्क ये है कि मैंने स्टार्ट तो पहले लिया, आते ही लिया, और कुछ दोस्तों ने थोड़ा देर से लिया होगा, लेकिन बेहतर चल रहे हैं मेरे हिसाब से, पहले से बेहतर है सारे दोस्त। अच्छा, आपने कहा कि पहले से बेहतर काम हो रहा है। अच्छा सर, प्रैक्टिस पीरियड जो है वो लाजमी सी बात है ख़त्म हो चुका है। जैसे बचपन में कहा जाता था कि जो छोटा बच्चा होता था खेल के दौरान, यार इसकी काफ से कच्ची है, ये बिल्कुल आम फहम में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अगर प्रैक्टिस पीरियड अब ख़त्म हो गया है, तो क्या अभी के बल्दियाती सेटअप का हम मवाजना कर सकते हैं? जब जमात इस्लामी के पास इस शहर का लोकल बॉडीज़ का निज़ाम था, जब बल्दियाती सेटअप था, नेमतुल्ला खान साहब जब नाजिम थे शहर कराची के, जब उनके पास निज़ामत थी, या जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जब यहाँ से जब MQM पाकिस्तान जीती थी, तो जिस तरीके से उनकी निज़ामत के टाइम पर जो काम हुए हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, तो आपको लगता है कि उस तरीके से जो है मौजूदा बल्दियाती सेटअप काम कर रहा है? नहीं, ऐसा है कि उस वक्त की कराची और आज की कराची में बड़ा फर्क है। अब जब नेमतुल्ला खान था उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत कम था, पॉपुलेशन कराची की बहुत कम थी, और उस वक्त की चीजें बनी हुई बहुत अच्छी उससे उनको मिली। जब वक्त चलता गया और बीच में जब ये दूसरी की मेयर साहब आया, तो उसमें चीजें बिगड़ी ज्यादा। लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ा है कराची का, देखिए ना, अब अगर उस वक्त की पॉपुलेशन को देखें, आज के देखें, तो आपको हर जगह अंदाजन कराची को पानी मिलता था इतने हजार, इतने लाख गैलन, तो आपको डबल से ट्रिपल होना पड़ा। फिर उसकी आपके सेवरेज निज़ाम है, तो चीजें जब सेवरेज निज़ाम, आप सेवरेज कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप क्लिफ्टन में देख लें कि जब डिफेंस के मामला थे, तो वो डिफेंस के मामलात उसी जगह पे कम पड़ गए जब उन्होंने दोबारा बड़े रोडों के अंदर जो है ना वो नाले बनाए, तब जाके वो काम पूरा हुआ चलती हुई चीज में। ठीक। तो इसी तरीके से आपको वो चीजें बड़ी करनी पड़ती हैं। जब आप बड़ी चीज या नाला कोई बनाते हैं तो उस पर खर्चा बढ़ जाता है। पॉपुलेशन के हिसाब से आपको काम डबल करना पड़ता है, जो कि उतना नजर नहीं आता। तो वजह यही है कि इस वक्त हमें पहले से और कम वक्त में संभल पाए, और उम्मीद ये है कि ज्यादातर हमारा फोकस है कि सफाई सुथराई पे और पानी और सेवरेज पे, ज्यादातर इस पे जो हमारे दही एरिया है, बाकी जो शहर में टाउन है वहाँ पे पेवर और दूसरी चीजें रोड ज्यादा बना रहे हैं। हमारी तरफ ये है कि हम पहले सोचते ये है कि जब हम पहले कोई नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, एक ज़माना था पक्की सड़क बनती थी, अब भी पक्की सड़कें बन तो रही हैं शहर में, लेकिन पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो क्या अगर हम कंपैरिजन करें उस पक्की सड़क का, जो एक डामर की सड़क, डामर की परत जो है उस पर चढ़ाई जाती थी, रोड़ी पत्थर डाले जाते थे, कंक्रीट डाला जाता था, एक मजबूत सड़क बनती थी, तो आपको लगता है ये जो इस वक्त सड़कें बन रही हैं पेवर ब्लॉक्स की, तो ये इतनी कारआमद साबित होंगी?
हाँ, इसके ये आप पेवर जो होता है वो 2-3 किस्म का होता है। क्वालिटी उनकी ठीक हो, उसकी साइज ठीक हो, और फिर उसकी थिकनेस 80 और 100 की हो, 60 वाला ना लगे। और फिर उसमें फायदा ये है कि पेवर पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। जैसे QICT में आपको एक बता दूं कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को चला रहा हूँ, तो मैं ऐसी चीजें बहुत बड़ी कर चुका हूँ। तो आपको मिसाल दे दूं, QICT एक पोर्ट के अंदर पोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको ट्राले और बड़े बड़े टैंकर और जहाँ वहाँ चलते हैं ना बड़ी। अब पेवर का उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तकरीबन कोई आज से 15 साल पहले लगा था। पेवर का फायदा आप लोगों को ये है, हमें सबको, कि जब आप किसी गली में या किसी रोड पे पेवर लगाते हैं तो पेवर की जो साइडों से उसको करब ब्लॉक लगा के बंद करें तो वो उखड़ता नहीं है। दूसरा फायदा उसका यही है कि हम उसको जब भी कोई पानी की लाइन खराब हो गई, पेवर खोला और फिर हमने खुदाई एक्सीवेशन करके पानी के लाइन को ठीक किया, फिर उसको लेवल करके पेवर वो निकाला और मतलब एक तरीके से फायदेमंद है। अच्छा नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, अगर हम शहर कराची की बात करें तो यहाँ जा बजा कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। ये जो कचरे के ढेर हैं, जो कचरा उठाया नहीं जाता है, आप इसका जिम्मेदार किसको करार देंगे? क्योंकि जो है कचरा जो उठाने की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, और हुकूमत के मातहत इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उस तरीके से काम कर रहा है इस शहर में जिस तरीके से पहले कचरा उठाया जाता था? नहीं, सिंध सॉलिड वेस्ट पहले बेहतर काम कर रहा है, लेकिन असल में हम कुछ आगाही मुहिम भी सोचते हैं कि चलाई जाए। उस हिसाब से जो कचरे की जो पॉइंट रखी गई है, कुछ जगहों पे तो घर घर से उठ रहा है, कुछ जगहों पे वो ऐसा है कि सर यही कचरा है कि जिससे जो है हम मुख्तलिफ इसको पिघला के, अगर इसकी प्लास्टिक पिघलाएं तो इन प्लास्टिक से जो है शहर कराची में एक सड़क भी तामीर हुई है। अगर इससे आगे बढ़ के हम बात करें तो GTS साइट पर जो कचरा जमा होता है उससे हम बिजली भी बढ़ा सकते हैं और पावर सेक्टर में भी इजाफा हो सकता है। तो ये सब इक़दाम क्यों नहीं हो रहे सर? हाँ, वो ऐसा है। पहले तो आपका सवाल था कि घर से कचरा उठा हुआ, वो अलग सवाल था कि वो घर से कचरे को कहीं एक पॉइंट तक ले जाना, जैसे कचरे कुंडी या वो कोई बाहर बॉक्स रखे होते हैं उसमें डालने के लिए कुछ हमारे लोगों का ख्याल है कि हम बाहर फेंक दें। एक तो ये आगाही मुहिम हम चला रहे हैं। एक तो सवाल का आपका जवाब ये हो गया। दूसरा आपका जवाब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो डंपिंग पॉइंट हमारा होता है जहाँ पे हम डंप करते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट का कचरे की, वो कुछ जगह हमने मखसूस की हुई है। मेरे कराची मुर्जा वहाब से भी जब ये हुई तो ये कराची, तो उस जगह पे आप फैक्ट्री लगा सकते हो। एक चाइनीज ने एक लगाई भी है और चाइनीज उस पर काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उस कचरे पे आप पावर बिजली भी बना सकते हैं, उस पर कुछ बना सकते हैं। ये ठीक है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, ठीक है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन, आपका मौक़िफ़ आया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की और चेयरमैन साहब जो हैं नज़ीर अहमद भुट्टो साहब जो इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से जो है वो निशानदेही भी की गई जो मसाइल हैं उनकी जानिब। लेकिन एक चीज़ ख़ासा ताज्जुब की थी, वो ये थी कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी से ख़ासा मुतमईन दिखाई दिए हैं। लेकिन शहर कराची का अगर सर्वे किया जाए तो माँ सिवाय 1 से 2% लोगों के जो कि अच्छे पॉश इलाकों में रहते हैं, उनके अलावा कोई भी सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं दिखाई देगा, सेटिस्फाई नहीं होगा वो। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ जो है शिकंजा मज़ीद सख्त करना है। जायदाद और गाड़ियाँ नॉन फाइलर्स नहीं ख़रीद सकेंगे। एक लिमिट बता दी है कि 600 सीसी तक गाड़ी नॉन फाइलर्स ख़रीद सकते हैं, जबकि वफाकी काबीना जो है वो टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए महकमा जाती इक़दाम भी करती दिखाई दे रही है। मुमकिन 600 अरब टैक्स शॉर्टफॉल के लिए ऑर्डिनेंस की सिफारिश की गई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप माहिर माशियात इकबाल अडवाणी साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू।
इकबाल अडवाणी साहब, ये जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसका एलामिया जारी हुआ है, उसमें जो है नॉन फाइलर्स पर शिकंजा मज़ीद सख्त किए जाने के हवाले से अब इक़दाम पर गौर व खौस किया जा रहा है। तो ज़रा इन इक़दाम को भी बताइएगा, ये कैसे इक़दाम होंगे? फ़ाइलर्स और नॉन फाइलर्स जो हैं, मतलब फ़ाइलर्स के जो फ़ाइलर्स को फैसिलिटेशन मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगी, वो किस हद तक मिलेगी, और नॉन फाइलर्स के गिर्द जो शिकंजा है वो किस हद तक सख्त किया जाएगा? देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में अनाउंसमेंट होती रहती है और एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करते हैं और बाद में मुझे लगता है कुछ लोगों से डील कर लेते हैं, यानी जिन जिनको अफेक्ट कर रहा होता है, रियल एस्टेट वाले हो गए या ऑटोमोबाइल वाले यानी गाड़ियां वाले, या जहां जहां ये करते हैं, मुझे लगता है बाद में डील हो जाती है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फाइलर नॉन फाइलर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर ये चीजें तमीज की जा रही हैं, फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर के ऊपर इतना, नॉन फाइलर के ऊपर इतना, और हम ये करेंगे। ये सब होता ही नहीं है दुनिया में। सिंपल सा कानून है कि भाई आप कोई भी काम करने जाएंगे, कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी अगर किसी को अपनी आईडी बनानी है, शनाख्ती कार्ड, उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करो, बन गया। आपको पासपोर्ट बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, बन गया पासपोर्ट। उसमें सब कुछ आ जाए तो खुद ब खुद लोग फाइलर बनते जाएंगे। ये रोज एक इशू करना कि हम इसमें तमीज करने का कोई सेंस ही नहीं है। हर वो चीज फाइलर या नॉन फाइलर वाला किस्सा ही खत्म हो जाता है। हर कोई भी काम आप करने जाएंगे उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी, ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, आपका वो बन जाएगा। ये रोज इस तरह इशू करने का मतलब मुझे तो ये लगता है कि बाद में उनको डील करते हैं दूसरे लोगों से। ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाला फार्मूला है, वो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज तो अगर करना हो तो कब का कुछ हो जाए और डायरेक्ट हर काम आपका उसी का काम होगा जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, खत्म। दुनिया में तो इसी तरह चलता है। ठीक, अच्छा इकबाल अडवाणी साहब, क्या लगता है ये जो तसलसल है, ये तसलसल IMF की कड़ी शराइत का ही है सर? क्या होगा IMF क्या? ये IMF की कड़ी शराइत का ही हिस्सा है, ये जो फाइलर नॉन फाइलर की जो जंग चल रही है? देखिए, IMF का तो मकसद ही कहने का ये है कि आप टैक्स रेट बढ़ाएं, और क्या इनका मकसद है? किसको आप टैक्स किससे ले रहे हैं, किससे नहीं ले रहे, वो बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बस इतना % जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि इतना आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो करके दिखाएं। वो करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया कि फाइलर नॉन फाइलर करके, मुझे लगता है बस एक तरह से लोगों को धोखा देना है या IMF को धोखा, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या है। क्योंकि वो तो सिंपल सा फार्मूला है कि भाई ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, इसके अलावा आपका कोई काम ही नहीं हुआ, खत्म। ये हर 2 महीने 3 महीने फाइलर के ऊपर इतना, नॉन फाइलर के इतना, उपमा, बाद में कुछ चेंजिंग हो जाती है, कुछ अरसे बाद सब भूल जाते हैं। भाई दुनिया में यही काम होता है इसी तरह कि भाई ये रूल्स है, ये रूल्स है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लाएं तो आपका ये काम होगा, दैट्स ऑल। उसमें आप सब कुछ आ जाएगा। लोग खुद ब खुद अपने आप को डालते रहेंगे। ये तो आप एक गैप दे रहे हैं कि भाई फाइलर से हम इतना टैक्स लेंगे, नॉन फाइलर से इतना लेंगे, तो लोग नॉन फाइलर बनते ही नहीं है, पैसे दे देते ज्यादा। जिसको गाड़ी लेनी होगी वो कुछ ज्यादा दे देगा। ये तो इस तरह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सिलसिला ही गलत है, ये तरीकेकार ही गलत है। इसमें गैप रखने का मतलब यही है कि मुझे लगता है लोगों से, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैनों से डील करने वाला फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो सर आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह के इक़दाम से हुकूमत क्या समझती है, मईशत बेहतर हो जाएगी? नहीं, बेहतर इसी तरह होगी जैसे मैंने कहा कि कुछ रूल्स होंगे जिसको इम्प्लीमेंट ही करना है, दैट्स ऑल। ये हर वक्त आप काबीना में बिल पास करवाना, स्क्रीन पे आके इंटरव्यूज देना, ये सब कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन आप पैदा कर रहे हैं कि प्रेशर बिल्डअप करते हैं, बाद में जाके डील कर लेते हैं। लेकिन एक सिस्टम अगर करना चाहे तो देखें, सिंपल होता है। फाइलर नॉन फाइलर का नाम ही नहीं आना चाहिए, होता ही नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे आपको फॉर्मेलिटी दे दी जाएगी, ये पूरे करो, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपका काम होगा। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपका काम नहीं होगा। ऑटोमेटिकली सब फाइलर बन जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग फाइलर नहीं बने, इसी वजह से तो इसको इतनी हाइप क्रिएट की जाती है। अच्छा अडवाणी साहब, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त चल रही है, तो क्या समझते हैं इससे मईशत पर जो है किसी किस्म की बेहतरी मुरतब होगी? देखिए, स्टॉक एक्शन का ताल्लुक मुझे लगता है इकोनॉमिक पाकिस्तान की मईशत से है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अपना ये कामयाबी किस तरह बयान करती है कि उनके पास कुछ काम करने के लिए है नहीं, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो हर वक्त स्टॉक एक्शन में जो भी पॉइंट्स पड़ते हैं, यानी समझे कि स्टॉक एक्शन में तेजी आती है तो उसको कनेक्ट करते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं, अभी 2 दिन से तो पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तो क्या मतलब मुल्क डाउन हो गया? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हर 3 दिन में मुल्क तरक्की कर रहा होता है, क्योंकि स्टॉक एक्शन ऊपर जा रही है तो तरक्की कर रहा होता है। हर तीसरे चौथे दिन सर हुकूमत जो मुआशी आशारिया बता रही है उसके मुताबिक तो शायद जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का क्या?
हुकूमत ने जो अभी मौशी अशारिये जो जारी किए हैं उसके मुताबिक तो हुकूमत का कहना है ये है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है। देखिए, हुकूमत को तो मुझे लगता है हुकूमत की बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा। मुझे बताएं, ग्राउंड पे आपको कुछ नजर आ रहा है? महंगाई कम हो रही है? बस आप यूं सही कह सकते हैं कि पिछले साल जिस परसेंटेज से महंगाई हुई थी, इस साल उस परसेंटेज से नहीं हुई है। महंगाई थोड़ी कम हुई है, यानी जो चीज 100 रुपए की थी वो 110 की हो गई है। लेकिन पिछले साल इस तरह थी कि 25% बढ़ता था तो 100 की चीज 125 हो जाती थी। इस बार भी 100 की चीज 110 हुई है, फर्क नहीं पड़ा। महंगाई तो हो रही है, लेकिन महंगाई की जो परसेंटेज थी वो कम हुई है। लेकिन हुकूमत इस तरह बयान कर रही है जैसे महंगाई कम हो गई है। महंगाई कहाँ कम हुई है? जो चीज आपको 100 में मिलती थी आज 100 105 में मिल बिल्कुल रही है। एडवानी साहब, हर हुकूमत जो है वो अपने ही कसीदे पढ़ती है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। हुकूमत क्या? हर हुकूमत ही अपने कसीदे पढ़ती है। लेकिन हुकूमत, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एडवानी साहब, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत कोई सी भी हो, हाकिम वक्त जो है हमेशा अपने ही कसीदे पढ़ता है और उसकी काबीना भी अपने ही कसीदे पढ़ती है। नहीं तो हुकूमत के पास काम करने के लिए कुछ, हुकूमत को कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है। इसकी वजह से हुकूमत इस तरह की बात करके स्क्रीन पे आके मीडिया में आके बातें कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में सही नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टर बाहर से आ नहीं रहा, इंडस्ट्री एक लग नहीं रही। जितनी महंगाई है, गैस आप दे नहीं सकते, इलेक्ट्रिक आप दे नहीं सकते, इंडस्ट्रियां लग नहीं रही, रोजगार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत के वजीरों की आप बातें सुनो और के बहुत तरक्की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सितम जरी थी, पता है क्या है? इस तरह के हालात हैं मुल्क के, लेकिन आपने देखा है हुकूमत के अखराजात कम हो रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो इतना पाकिस्तान इतना क्राइसिस में चल रहा है, लेकिन हुकूमत के अखराजात कम नहीं हो रहे, इनके अखराजात बढ़ जाते हैं। इनके प्रोटोकॉल पे लाखों अरबों रुपए का खर्च हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन आप देखें कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो ये हुकूमत के बारे में आप क्या बात करें और क्या बात हो सकती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा सर, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो है वो अमेरिका पैदर पे पाबंदियां लगा रहा है, तो क्या इस तरह के इक़दाम से भी मईशत पर असर पड़ेगा? नहीं, देखें, अमेरिका तो पाबंदी लगाएगा। देखिए, पहले तो आप ये चीज समझ लें कि पाकिस्तान बहुत अच्छे वेपन बना रहा है। इस दुनिया भी अभी ग्लोबली एक तरह से देखे वॉर के अंदर पूरी दुनिया चली गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी वेपन की, और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो लॉन्ग रेंज के वेपन हैं, जो मिसाइल हैं, वो किसी और मुल्क के पास जाएं। यानी लॉन्ग रेंज के मिसाइल, यानी वो इस तरह से समझ लें कि वो इसराइल को सेव करना चाह रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल हैं जो डायरेक्ट इसराइल को हिट कर सकते हैं, और अमेरिका चाहता है कि इसराइल सेफ रहे, और कोई वजह नहीं है। अगर पाकिस्तान के असला पे या इस तरह की चीजें पाबंदी थी, तो मैं एक चीज बताऊं आपको, कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने यूक्रेन को $1 बिलियन के असला दिए थे, तब अमेरिका ने क्यों पाबंदी नहीं लगाई? अब पाकिस्तान की कुछ ईरान से कोई डीलिंग चल रही है, और कुछ ऐसे मुल्कों को वेपन पाकिस्तान की सप्लाई होने वाली है, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान पे क्राइज है, उस तरह से पाबंदी आ रही है, और कुछ बात नहीं है। अगर यही वेपन अगर अमेरिका के किसी इत्तेहादी को पाकिस्तान दे, तो पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ये असला किसी ऐसे मुल्क को दे रहा है जो अमेरिका का इत्तेहादी नहीं है, इस वजह से पाबंदी लग रही है। बाकी तो वजह और कोई भी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसमें, इस इंडस्ट्री में काफी तरक्की कर चुका है, और इनको खौफ है कि पाकिस्तान ये असला ऐसे मुल्कों को देगा जो उसके खिलाफ यूज होंगे। यही एक मेन चीज है। ठीक, मतलब ये एक इस पाबंदी को जो है मुतासिबाना करार दिया जा सकता है। नहीं, देखे ना, वही आप जब अमेरिका जिसको कहे उसको आप असला सप्लाई करो, आप पे पाबंदी नहीं लगेगी, भले कैसे भी आप असला बनाए। लेकिन आप ऐसे मुल्कों को सप्लाई एक्सपोर्ट करोगे जो अमेरिका नहीं चाहता, तो आप पे पाबंदी लगाएंगे। यानी ये वन साइड, यानी अपनी बात शायद कायम करने वाली बात है कि हम जो कहें वही काम करो। और अभी ग्लोबली ऐसे हालात हो गए कि अमेरिका एक अकेली सुपर पावर नहीं रही है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि अब रोज नई नई स्टोरी आ रही है। एक वक्त आएगा अमेरिका पाबंदी भी लगाएगा ना, उसका असर किसी मुल्क पे नहीं होगा, और कोई इस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, और उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, साल 2 साल में अमेरिका की पाबंदियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस तरह से चेंजिंग हो रही है दुनिया में, जिस तरह से तब्दीली आ रही है, आप ये भी देख लेना। अच्छा एडवानी साहब, क्या लगता है कि अगर इस पाबंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? हाँ बोले। अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं रहता, और अभी जो एक आलमी जंग जो है, जो जिस तरीके से इसको हम प्रॉक्सी वॉर बोलें या फिर कोई एक बड़ी जंग की जानिब जो इशारा दिया जा रहा है। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा एडवानी साहब, अब आप सुन सकते हैं?
हाँ बोले, जरा थोड़ा जोर से बोले, मैं थोड़ा दूर हूँ ना, इस वजह से आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है। बोले, क्या बोल रहे हैं? अच्छा एडवाणी साहब, अगर अमेरिका जो है, ये जो आलमी जंग की जो बातें हो रही हैं, अगर ये आलमी जंग जो है, जो अब इस वक्त छिड़ी हुई है मुसलमान ममालिक के दरमियान, जैसे शाम की सूरत हाल है, हम रशिया और यूक्रेन के मामलात की बात करें, अगर अमेरिका इस जंग में सुपर पावर नहीं रहता, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा खिता है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो या फिर कौन सा ऐसा मुल्क है जो सुपर पावर बन सकता है? देखें, सुपर पावर अभी इस तरह होगा कि अभी जो वेस्ट की पावर है वो कम होती जा रही है। यानी अमेरिका अब सुपर पावर, अकेला सुपर पावर नहीं रहेगा, अब ईस्ट की तरफ चेंजिंग आ रही है। देखें, पहले क्या था, अब 100 साल पहले से आप चले ना, तो 100 साल पहले ऐसा, यानी 100 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिका को किसी ने इकोनॉमिकली बीट किया है, वो है चाइना। और इससे पहले जो रशिया और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें एक रशिया सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी एक ऐसा वक्त आ गया कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री आ गए, यानी चाइना आ गया है। चाइना काफी इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका से आगे है, और अब वो नहीं चाहते। वेस्ट देखते दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह से यूरोप की जो जंग है, जो यूक्रेन की जंग, मैं आपको सही कहूँ, यूक्रेन की जंग चाइना चाहता है खत्म ही नहीं हो। उस जंग के जरिए ये वेस्ट को खत्म कर देगा। वेस्ट खत्म हो जाएगा, अमेरिका की खुद पावर टूट जाएगी। इस बार आप देख लेना कि अभी इतना चेंज आ जाएगा ग्लोबली कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, यानी अकलौती सुपर पावर नहीं रहेगा, और उसकी खुद के इतने क्राइसिस हो जाएंगे। मैं एक और चीज भी बताता चलूं आपको, अभी जो अमेरिका का जो बजट आया है, उसके अंदर सिर्फ डेफिसिट है 1800 अरब डॉलर का है। और अमेरिका ये चीजें किस तरह मैनेज करता है मैं आपको बताऊं, वो इस तरह मैनेज करता है कि पूरी दुनिया में डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, जिसकी वजह से नोटें छाप देता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसकी जो हेज मनी है, इसको चैलेंज किया जा रहा है। अब ट्रेड लोग दूसरी करेंसी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका इकोनॉमिकली डाउन होता जा रहा है। अब बड़ा सवाल कि ये तो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली भी अमेरिका काफी क्राइसिस में है। यूरोप तो बिल्कुल क्राइसिस में आ चुका है, बल्कि मुझे लगता है कुछ अर्से बाद आप सुनोगे कि यूरोप के बड़े बड़े कंट्री, यूके हो गया और जितने भी कंट्री हैं, ये दुनिया में उधार लेने निकलेंगे, कर्जा लेने निकलेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। तब जब यूरोप टूटता है तो अमेरिका भी ऑटोमेटिकली टूटेगा, अब वो सुपर पावर नहीं रहेगा। अब ब्रिक्स के नाम पे जो, यानी रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये ताकतें बहुत ऊपर आ जाएंगी। अच्छा ये बताइएगा, ये जो टैक्स का शॉर्टफॉल है, इसे कम करने के लिए जनाब गर्दनें तो आवाम की पकड़ी जाएंगी या उन ताजिरों की पकड़ी जाएंगी गर्दनें के जो इंपोर्ट करते हैं, और उनके ऊपर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं और टैक्सेस उनके ऊपर भी बढ़ा दिए गए। अडवाणी साहब, क्या सब कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा इस पाकिस्तान में? प्रॉब्लम ही यही है पाकिस्तान के कि जो काम करने चाहिए हम करते नहीं है। अब कभी हम इंपोर्ट बैन कर देते हैं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो भी इंडस्ट्रियां चलती हैं वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही करती हैं। हम कभी इंपोर्ट को बैन कर देंगे, कभी, मतलब पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है। और पाकिस्तान में सिर्फ जो भी गवर्नमेंट है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नमेंट बैठी है उनके पास अपना कोई मैंडेट ही नहीं है, तो वो तो किसी और के कहने पे चल रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं, उनको तो सिर्फ अपनी बस हुकूमत कायम रखनी है और कुछ नहीं है। इसलिए उनको जो मौका मिलता है, जहां मिलता है, कोई भी पॉलिसी बना देते हैं, इम्प्लीमेंट तो कर नहीं पाते। तो इस वजह से पाकिस्तान का मुझे लगता है कोई, जब तक इसी तरह सिचुएशन रहेगी पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेक्शन आए और पाकिस्तान नीचे की तरफ जाएगा। जब तक हम लोग, सबसे बड़ी चीज है, जो गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं कर रही और इतने खराब हालात है मुल्क के, तो कैसे आप समझते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने अखराजात को अपने अखराजात को तो कंट्रोल कर नहीं रहे, ताजिरों पे सख्तियां करते रहेंगे, ये कर दें, कोई ताजिरों के पीछे पड़ जाएंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पूरी दुनिया में बोलते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, और हमारे मुल्क का खुद इन्वेस्टर, हमारे खुद का खुद बिजनेसमैन बाहर जा रहा है। देखिए, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर आता भी है, तल हकीकत है एडवाणी साहब। हाँ, ओके, एक और चीज होगा, बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर आता है, कोई इन्वेस्ट करता है, तो वो तो कुछ अर्से में अपना प्रॉफिट बाहर भेज देगा, सीधी बात है, और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट भी कुछ अर्से बाद बाहर ले जाएगा। लेकिन जो हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसमैन है, तो वो तो जितना प्रॉफिट भी करेंगे तो वहां पर ही बिजनेस और करते जाते हैं ना, वो तो कहीं बाहर पैसा नहीं भेजेंगे, वहीं करेंगे। लेकिन हम देखें, सिस्टम तरीके क्या है कि हम अपने बिजनेसमैनों को रोक नहीं रहे और ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो मुल्क से चले जाएं और दूसरे मुल्कों में कहते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। किस तरह होगा? तो इससे इतनी दोगली पॉलिसी, इतना डबल स्टैंडर्ड, तो मुल्क का क्या होगा भाई, मेरे आप खुद बताएं। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि हम अपने इन्वेस्टर को, अपने बिजनेसमैनों पे इतनी सख्तियां कर रहे हैं। अगर कोई तरक्की करता है बिजनेसमैन, तो उसकी फाइलें खोल ले रहे हैं,
या फिर वो खौफ के मारे भाग जाता है, या किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी का तावान दिया जाता है, किसी को पत्ते की पर्ची आ जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं किए जा रहे। और पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जाते हैं, बोलते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, और अपने मुल्क के इन्वेस्टर को, अपने मुल्क के बिजनेसमैन को ताकुज देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे मुल्क में ऐसे कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा जब तक हमारी लोकल कंपनियां तरक्की नहीं करेंगी। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन बिजनेसमैन आए, फॉरेन इन्वेस्टर आए, तो वो वही कंपनियां ला सकती हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रही है। बाकी कोई तरीका नहीं है लाने का, लेकिन उस पर कभी काम किया नहीं जाता, उनको तंग किया जाता है, वो चले जाते हैं बाहर, और क्या करेंगे। ठीक है एडवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, अपने कीमती तज़किए और तबसरे से आगाह किया और मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए और आवाम को ख़त गुरबत से निकालने के लिए जो जो बातें हुई हैं वो लाइक तहसीन हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।